हाँ बेटा, आज अपना संधारित्र वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट से फोर्थ शुरुआत वाले चैप्टर और एक ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपकी फिजिक्स का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के मध्य ऊर्जा आवेशों का पुनर्वितरण, ऊर्जा हानि, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व जिसे इंग्लिश में एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा घनत्व क्या बेटा? तो अगर मैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व की बात करता हूं तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के एक मध्य एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व को मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। ये क्या होगा? ऊर्जा डिवाइड बाई आयतन। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? ऊर्जा घनत्व, मतलब ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा, आपकी ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों में ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा होती है आपकी हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, आप सब जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर। और आयतन, आयतन क्या है यहाँ पे? V विभवांतर बच्चों। आयतन क्या होता है? जैसे आपको पता है कि ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र कुछ ऐसे होती है प्लेटें। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल A है और ठीक है ये, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है ये आपकी D है बच्चों, और ये प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल है। तो इसका अगर मैं कह रहा हूँ प्लेट का क्षेत्रफल A है और ये दूरी D है, तो आप बता आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कितनी होगी? एरिया इंटू क्षेत्र दूरी, A इंटू डी, A इंटू डी, क्षेत्रफल गुना दूरी, ये क्या होगी? आपकी आयतन होगा। तो यहाँ से आपका AD आ गया बच्चों है। तो U इक्वल टू 1/2। अब बच्चों आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये आपका V स्क्वायर और डिवाइड बाई बच्चों AD। क्लियर? तो अब क्या होगा? U की वैल्यू क्या आ गई आपकी? हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A डिवाइड बाई D इंटू AD बच्चों, ये नीचे है AD, और ये V स्क्वायर। तो A से A कैंसिल हो गया बच्चों है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप एक रिलेशन और जाना, चलो अभी इसको बाद में करेंगे। अब एक रिलेशन आपने और पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है? DV अपॉन DR। अब मैं कह रहा हूँ प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V, क्योंकि आप बता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य क्या संबंध होता है? E इक्वल टू DV अपॉन DR। ठीक है, DV अपॉन DR। तो V अपॉन, और तो DV कितना आपको? विभवांतर V, और सेपरेशन कितनी है? D। तो E इक्वल टू V बाई D। तो E इक्वल टू V डिवाइड बाई D। तो V इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? V इक्वल टू आपका हो गया E इंटू D। ठीक है, तो U की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? U इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V की जगह रख दिया हमने E कैपिटल E इंटू D पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई AD। तो A ने A को मार दिया बच्चों, यहाँ से चलो A बाद में मारेंगे, है ना, A से A को। तो चलो अभी और ऊपर कर लेते। U इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू कैपिटल E स्क्वायर D स्क्वायर, और नीचे क्या बच्चों आपका? AD। तो देखो कैपिटल A से कैपिटल कैंसिल, D और D ये नीचे स्क्वायर हो गए, इससे D स्क्वायर कैंसिल। तो आपका जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व कितना है बच्चों? 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य
जो संचित स्थितिज ऊर्जा है या जो ऊर्जा घनत्व है वो क्या होता है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के में जो ऊर्जा घनत्व है वो क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों में संचित ऊर्जा क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक की सारी चीजें आप नोट कीजिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव जिसको बच्चों इंग्लिश में हम फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट, उपांत प्रभाव। ठीक, फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता बच्चों, जैसे आपकी ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की अगर मैं किसी एक प्लेट को शो करूं तो प्लेट ऐसे होती है। तो जो प्लेट का ये कॉर्नर है, जैसे आप देखते हो ये भाई आवेश इस पर तो रहेगा ही रहेगा, इस पर तो रहेगा रहेगा क्योंकि आवेश का वितरण ऐसे होगा। बट जो इस कॉर्नर वाले पॉइंट, जस्ट ये ऊपर वाले जो सिरे हैं, जस्ट किनारे, जो ये किनारे वाले पॉइंट है ये शार्प है, मतलब ये तीखे हैं, शार्प है। तो इस किनारे वाले पॉइंट का जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है। तो आपको पता है कि आवेश घनत्व होता है वो सिग्मा बराबर Q/A। तो जो एक किनारे वाले पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि आवेश जैसे आपकी ये प्लेट हो गई तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, किनारा हो गया। तो आवेश के लिए तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पृष्ठ क्या हो गया, क्षेत्रफल बन गया, नहीं बन गया। जो किनारे वाला आवेश है उसके लिए ये वाला पृष्ठ हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जस्ट इस वाली लाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो एक तो किनारे वाले जगह पर जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत छोटा होता है किनारों का। तो किनारों का क्षेत्रफल बहुत छोटा होने का जो आवेश घनत्व होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं प्लेटों पर थी, तो जो विद्युत बल रेखाएं जो प्लेटों के मध्य हैं, जो विद्युत क्षेत्र आपका, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समरूप है। तो प्लेटों में जो विद्युत क्षेत्र समरूप है तो विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाएंगे हम, विद्युत बल रेखाएं कैसे बनाएंगे, इस तरीके से समांतर रेखाएं। बट जो किनारे वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो स्ट्रेट पाथ में नहीं होगी, क्या हो जाएंगी, वक्र पाथ में हो जाएंगी। ठीक है, वो वक्र पाथ में मूव करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वक्र पाथ में मूव करेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं का किनारे वाले स्थानों पर सरल रेखा में न होकर वक्र आकृति में होना, ठीक है, वक्र रेखाओं के रूप में मुड़ जाना। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का सरल रेखा में न होकर वक्र रेखाओं के रूप में मुड़ जाना। बेटा यही घटना क्या कहलाती है आपकी, यही घटना आपकी क्या कहलाती है, यही घटना आपकी क्या कहलाती है, आपको उपांत प्रभाव या फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाती है। तो इसी चीज को हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं कि जो किनारे वाले पॉइंट है उनसे विद्युत बल रेखाएं सीधे न होकर वक्र रूप में मुड़ जाती हैं। यही प्रभाव क्या कहलाता है बच्चों, आपका उपांत प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया और इस टॉपिक को कराने के बाद लगभग आपकी ये संधारित्र वाला जो चैप्टर वो आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका कौन सा, गोलीय संधारित्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, आपका गोलीय संधारित्र बच्चों। ठीक, गोलीय संधारित्र में क्या होता है बच्चों, गोलीय संधारित्र में दो सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, जैसे हम गोली संधारित्र बनाते हैं तो इसमें क्या होंगे, दो सकेंद्रीय गोले होंगे। एक गोला ये है, ठीक है, गोली संधारित्र इसमें क्या होंगे, दो सकेंद्रीय गोले होंगे, दोनों का केंद्र एक ही है। और मैं कह रहा हूं ये खोखले गोले, कैसे गोले बेटा, खोखले गोले या चालक गोले कहलाते हैं। दो चालक गोले हैं, एक ए और एक चालक गोला बी। ठीक है बच्चों, अब जो ये गोला ए है, मैं कह रहा हूं इसकी त्रिज्या स्मॉल r a है, और जो ये गोला बी है इसकी त्रिज्या स्मॉल r b। ठीक है, दो सकेंद्रीय गोली है ए और बी। जो गोला अंदर वाला गोला ए है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r a, और जो ये बाहर वाला गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r b। अब इस जो गोला ए है इसको हमने आवेश दिया,
जब मैं इस गोले को ए को आवेश दूंगा तो बेटा आवेश क्या होगा, इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो मैंने इसको आवेश दिया और आवेश क्या हो गया, इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया बच्चों। क्लियर। अब मैंने कहा इसको मैंने क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया, क्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रेरण विधि होगी, तो प्रेरण के कारण क्या होगा, जो इसकी ये इनर वाली सरफेस है गोले बी की, जो अंदर वाली सतह है, इस वाली सतह पर क्या हो गया, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा इस तरीके से, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा इस तरीके से बच्चों, क्या होगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो यहां पर माइनस क्यू आवेश आ गया अंदर वाली सतह पर, और जो बाहर क्या आएगा बच्चों, बाहर आपका प्लस आवेश आएगा। अब मुझे पता है कि संधारित्र में क्या होते हैं, आमने सामने वाली सतहों पर समान और विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। तो बच्चों ये प्लस क्यू है तो इसमें क्या माइनस क्यू, इन आवेशों का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। तो ऑन अर्थिंग पर क्या होगा, जो इधर आउटर वाली सतह पर जो आवेश आया वो आवेश कहां चला जाएगा बच्चों, आपका धरती माता को चला जाएगा। तो ये आपका गोलीय संधारित्र है, जिसकी एक गोले, जिसके अंदर वाले गोले को प्लस स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, और जो बाहर वाला गोला है, जो मतलब जो आपका जो बाहर वाला मतलब जो दूसरा गोला बी है, उसकी अंदर वाली सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो गया है, और इसकी बाहर वाली सतह को हमने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया है। तो बेटा ये अरेंजमेंट आपका गोलीय संधारित्र कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस गोलीय संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना, कि इस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो इस गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अब आपको बताएं कि हमें किसी भी चालक या किसी भी पिंड की धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने का एक ही फॉर्मूला, C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। क्यू क्या है, किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, जैसे आपके, क्योंकि एक्चुअल में आवेश इकट्ठा मुझे इस पे करना है, तो इसको जो दिया गया आवेश है वो, ठीक है, वो क्यू है, और वी क्या है, दो प्लेटों मतलब इस और इसके मध्य क्या हो गया, आपका विभवांतर हो गया। तो आपको गोले ए का विभव निकालना, गोले बी का विभव निकालना, वी ए माइनस बी बी क्या होगा, आपका वी कहलाएगा, जिसे विभवांतर बोलेंगे। तो इस तरीके से आपकी धारिता निकल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, गोले ए और गोले बी का विभव निकाल के ए के विभव में से बी के विभव को माइनस कर देना है और विभवांतर निकाल लेना बच्चों। ठीक है। तो अब मुझे धारिता निकालने के लिए सी वाई क्यूब, तो किस तरीके से विभवांतर निकालना। अब विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं है, आसान है। गोले ए का विभव निकालो, गोले बी का विभव निकालो, वी ए में से वी भी घटा दो, विभवांतर आ गया, और धारिता क्या होगी, सी बराबर क्यू बाई वी होगी। तो निकालते बेटा गोले ए का विभव क्या होगा। ठीक है। तो हम लेते बच्चों पहले क्या, गोले ए का विभव, गोले कैपिटल ए का विभव। अगर मैं गोले कैपिटल ए के विभव की बात करता हूं बच्चों, है तो गोले कैपिटल ए का विभव क्या होगा। ठीक है। गोले कैपिटल ए का विभव वी ए, कैसे निकालेंगे बच्चों गोले ए का विभव, खुद के आवेश कारण। तो गोले ए का विभव क्या होगा, गोले ए के विभव का मतलब है गोले के अंदर, गोले की सतह पर या गोले के सतह पर अंदर कहीं विभव निकालो। आपको एक चीज मैंने पढ़ाई हो बच्चों, जो खोखला गोला होता है उसके अंदर हर जगह विभव नियत होता है, और वही होता है जो उसके केंद्र पर होता है। तो अगर मैं गोले चलो ए की सतह पर विभव निकालता हूं, गोले ए का विभव क्या होगा, तो आपको पता है कि गोले ए का विभव क्या होगा, गोले का, किसी खोखले गोले का विभव क्या होता है, उसके संपूर्ण अगर आपको बाहर निकालना हो तो संपूर्ण आवेशों का मान लो केंद्र पर, और अंदर निकालना हो या पृष्ठ में निकालना हो तो आपको पता, तो आपको पता किसी चालक गोले का विभव क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला जान होगा, के क्यू बाई आर। तो कितना होगा, के क्यू बाई आर ए, ये गोले ए का विभव होगा, के क्यू बाई आर ए। और के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप पिछले वीडियो विभव वाले चैप्टर में चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि गोले का विभव क्या होता है, के क्यू बाई आर, उसकी सरफेस पर। ठीक है। तो सरफेस की त्रिज्या कितनी है, आर ए है, गोले ए की त्रिज्या, तो ये आ गया। क्या ये कंप्लीट है, ये नहीं है। गोले ए का विभव मतलब यहां पर मुझे विभव निकालना है, तो यहां पर विभव क्या होगा, गोले ए का विभव खुद के आवेश कारण। तो गोले ए का विभव कैसे निकालूंगा, तो गोले का कुल विभव क्या होगा, खुद के आवेश का विभव और माइनस क्यू आवेश का विभव। तो गोले ए का जो कुल विभव होगा बच्चों वी ए, वो क्या होगा, खुद के आवेश कारण, खुद के आवेश कारण कितना, के क्यू बाई आर ए, ये गोले ए का विभव खुद के आवेश कारण।
और दूसरा जो ये नेगेटिव आवेश है, इस आवेश का तो विभव होगा। अब देखो ये जो, अब आपको एक चीज ध्यान होगी, आपने बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे कोई चालक गोला है, इसको आपने आवेश दिया, खोखला गोला या चालक गोला। अगर मैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट लूं, तो अंदर कोई भी पॉइंट लूं तो उस पॉइंट पर विभव क्या होगा, वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। इसकी सतह पर क्या होगा, सतह पर क्या होगा के क्यू बाई, जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है, तो सतह पर क्या होगा के क्यू बाई आर, तो अंदर भी क्या होगा के क्यू बाई आर। तो खोखले गोले या चालक गोले के अंदर हर बिंदु पर विभव क्या होता है, नियत होता है, और वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। तो अब जैसे मैंने अब गोले ए की सतह पर ये वाला पॉइंट ले लिया, मुझे इस बिंदु पे विभव निकालना है, तो इस बिंदु पे विभव क्या होगा बेटा, खुद के आवेश का, मतलब प्लस क्यू आवेश का, गोले ए का विभव क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, क्योंकि जितने भी आवेश पड़ोस में सब विभव पैदा करेंगे प्लस में। दूसरा आवेश कौन सा, ये प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ये होगा गोले ए का कुल विभव। बच्चों इस तरीके से आप गोले ए का कुल विभव निकालेंगे। गोले कुल विभव क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब खुद के आवेश का विभव, और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो बच्चों वी ए कितना आ गया, तो वी ए तो खुद के आवेश का कितना विभव हो गया, के क्यू बाई आर ए, ये है खुद के आवेश का विभव। क्लियर, प्लस क्योंकि ये सरफेस पर है, सरफेस क्या के क्यू बाई आर ए, प्लस माइनस क्यू आवेश का विभव। अब एक चीज देखो बच्चों, अब ये जो ये गोला बी है, ये बिंदु पी गोले के अंदर है या बाहर है, तो ये बिंदु पी तो गोले के अंदर है, और आपको पता है कि गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर विभव वही होता है जो गोले की सतह पर होता है। इसका मतलब अगर मैं गोले बी के कारण इस पॉइंट पर विभव निकालू, या माइनस क्यू आवेश का इस पॉइंट पर विभव निकालू, तो वही होगा जो इसके किसके, गोले बी के पृष्ठ पर होगा। और गोले बी के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, के क्यू क्यू कितना आपका माइनस क्यू अपॉन आर बी। तो बच्चों गोले ए के सतह पर या गोले ए की सतह पर कुल विभव खुद के कारण तो के क्यू बाई आर ए, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वही होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस गोले के अंदर है, और गोले के अंदर विभव क्या होता है, नियत होता है, और वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। तो गोले बी के अंदर है ये पॉइंट, तो गोले बी के अंदर होने के कारण इस पॉइंट पर गोले बी के कारण जो विभव होगा वो वही होगा जो इसकी सतह पर होगा। तो कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर बी होगा। तो बच्चों कितना आ गया, तो गोले एक पर कुल विभव कितना है, गोले ए का कुल विभव कितना आ गया, के क्यू बाई आर ए माइनस के क्यू बाई आर बी। ये क्या है, गोले ए का कुल विभव है बच्चों, ठीक है। गोले ए का कुल विभव ये आ गया आपका, इस तरीके से गोले ए का कुल विभव निकला अभी आपका। अब अगर मैं बात करूं गोले बी का विभव, गोले, क्योंकि आपको तो विभवांतर निकालना है, गोले बी का विभव क्या होगा, गोले बी का विभव क्या होगा बच्चों, सोचो आप क्या हो सकता है। अब देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि यदि हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर उन दोनों के मध्य आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक उनका विभव समान नहीं हो जाए, ये मैंने आपको कहा है। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये गोला बी है, ये किससे जुड़ा हुआ है, धरती मैया के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको मतलब धरती मैया इसके बीच में आवेश का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक धरती मैया इसका विभव बराबर नहीं हो जाए। अब आपको बता कि जब ये धरती से कनेक्ट है तो इसका विभव वही होगा जो धरती का होगा, और धरती का विभव हमेशा शून्य होता है। धरती का विभव ना तो आप घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, धरती का विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको मतलब ये गोला भी धरती से जुड़ा हुआ है और आपस में संपर्कित वस्तुओं का विभव क्या होता है, समान। तो इसलिए गोले बी का विभव वही होगा जो धरती मैया का, और धरती मैया कितना, 0, तो इसलिए गोले बी का विभव कितना हो गया बच्चों, 0। क्लियर। तो विभवांतर कितना हुआ, विभवांतर, तो विभवांतर क्या होगा बच्चों, गोले ए के विभव में और गोले बी के विभव में अंतर। विभवांतर वी क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी, गोले ए का विभव माइनस में गोले बी का विभव। तो ए के और बी के विभव में जो अंतर है बच्चों ये क्या होगा आपका, ये आपका विभवांतर होगा। तो v इक्वल टू वी ए, गोले ए का विभव कितना बच्चों, वी ए कितना हुआ, के क्यू डिवाइड बाई आर ए माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर बी। ये गोले ए का विभव है, माइनस गोले बी का विभव कितना, 0। सो v कितना आ गया आपका, के क्यू बच्चों कॉमन आ गया,
1/RA माइनस 1/RB। ठीक है, ये है गोले ए का विभव KQ 1/RA माइनस 1/RB। वे का विभव क्या विभवांतर है। ठीक है, अब इसे चाहो तो चलो जी, अब ये आ गया आपका। इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी आए। तो V इक्वल टू बच्चों KQ RA RB, ये आपका एलसीएम हो गया है ना, RA RB क्या हो गया एलसीएम। तो RA से RA कैंसिल, क्या रहेगा आपका RB माइनस RA, ये गोले ए का विभव आ गया। तो गोले ए का विभव कितना, सॉरी गोले ए और बी के मध्य विभवांतर कितना हो गया, विभवांतर है KQ, यहाँ पर ब्रैकेट में RB माइनस RA और ये RA/RB। ठीक, अब आपको बतानी है धारिता। तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है C इक्वल टू वो क्या होती है बच्चों Q/V। तो आप क्या कहोगे, चालक की धारिता, ठीक, गोले की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता है ना, गोलीय संधारित्र है आपका। तो गोलीय संधारित्र की धारिता तो क्या होगी बच्चों, गोलीय संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होती है आपकी Q/V होती है ना। तो C इक्वल टू Q, V की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी, V की वैल्यू तो आपको बताइए कितनी, KQ ब्रैकेट में RB माइनस RA डिवाइड बाई RA/RB। क्लियर। तो Q ने Q को मार दिया, तो जो आपकी धारिता आ गई C, वो कितनी आ गई RA/RB और ये K नीचे KRB माइनस KRA। इस तरीके से आपकी धारिता आएगी। ये फॉर्मूला आ गया। अब आप सबको बताएं कि जो K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो C इक्वल टू कितना, अब K कितना आपका 1/4πε0 होता है आपका क्या, K कितना होता है आपका 1/4πε0 होता है बच्चों। तो यहां से आप जब वैल्यू रखोगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, रख दो RA/RB डिवाइड बाई K की जगह रख दिया आपने 1/4πε0 ब्रैकेट में RB माइनस के बच्चों RA। तो ये आपकी आ गई। तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी फाइनली गोलीय संधारित्र धारिता क्या, 4πε0 ऊपर आ जाएगा, 4πε0 RA/RB और यहां पे क्या बच्चों RB माइनस RA। तो इस तरीके से आप समांतर प्लेट संधारित्र, सॉरी गोलीय संधारित्र धारिता ज्ञात करोगे। तो ये है गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गोलीय संधारित्र की धारिता निकाली। यहां पर आके आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहां तक की सारी चीजें आप बच्चों नोट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।